हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के एडू गैलेक्सी में। तो चलिए हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं 9th का NCERT का साइंस चैप्टर 2 अध्याय 2। इस अध्याय का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग को जो पढ़ना है वो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि पदार्थ को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, फिर से तत्व और यौगिक। और शुद्ध पदार्थ को फिर हम लोग मिश्रण में वर्गीकृत किए हैं। फिर मिश्रण को फिर से दो वर्गों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। फिर हम लोग देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के मिश्रण होते हैं उनको हम लोग किस प्रकार से अलग करते हैं। अलग करने का निम्नलिखित विधि है। पहला है बाष्पीकरण, फिर है अपकेंद्रीकरण, फिर है पृथक्करण कीप के द्वारा पृथक करना, फिर है ऊर्ध्वपातन विधि, फिर है क्रोमेटोग्राफी, फिर है आसवन विधि, उसके बाद फिर क्रिस्टलीकरण विधि, उसके बाद फिर छानन विधि, उसके बाद फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि, उसके बाद फिर फटकन विधि, उसके बाद फिर क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 नज़र में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है शुद्ध। शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध का मतलब हम लोग जैसे दैनिक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं शुद्ध घी, शुद्ध जल या जो भी हो, इस टाइप का जो शुद्ध शब्द का उपयोग करते हैं। एक्चुअली में शुद्ध का मतलब विज्ञान में ये नहीं होता है। शुद्ध का मतलब विज्ञान में हुआ कि उनमें कोई मिलावट ना हो। जैसे हम लोग देखते हैं जल हम लोग कितना भी शुद्ध अगर लें तो उसमें H2O रहेगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा ही। तो ये शुद्ध हम लोग भले ही अपना दैनिक जीवन में बोलते हैं कि पानी शुद्ध है, लेकिन विज्ञान की भाषा में हम इसको शुद्ध नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है। तो यहाँ हम लोग को इसी के बारे में अध्ययन करना है कि शुद्ध क्या है, किसे हम लोग शुद्ध कहें। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। मतलब अगर जल है तो जल में जो भी कण है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। माने एक का मतलब ये होगा हाइड्रोजन दो है, लेकिन फिर भी एक माने कहने का मतलब हुआ कि इसमें दो है तत्व, एक हाइड्रोजन है तत्व और एक ऑक्सीजन है तत्व। ये दोनों तत्वों की जो रासायनिक प्रकृति है दोनों एक समान होना चाहिए, तब हम उसको शुद्ध बोलेंगे। उसके बाद एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। यानी कोई भी जो शुद्ध पदार्थ होता है वो सिर्फ एक ही कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर मैं शुद्ध सोना का बात करूं तो सोना का संकेत होता है AU। तो सोना जो है, सोना के अंदर सिर्फ सोना के ही कण मौजूद होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध सोना बोलेंगे। अब आगे समझते हैं। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है। पदार्थ क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो पदार्थ है एक प्रकार का द्रव्य है जिसे हम लोग किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब अगर सोना है तो सोना के अंदर सिर्फ सोना के ही कण मौजूद होंगे। उसके बाद फिर समझते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक प्रकार का पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। उदाहरण वायु, गैस, ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब मिश्रण है। इसमें क्या है, वायु में क्या है ना, वायु में बहुत सारा गैस मिला हुआ है, तो ये सब मिश्रण हो गया। तो मिश्रण उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। अब मिश्रण के प्रकार देखते हैं हम लोग। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं,
एक हो गया समांगी मिश्रण, एक हो गया विसमांगी मिश्रण। अब हम लोग समांगी और विसमांगी मिश्रण के बारे में समझेंगे। हम लोग समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटन होता है। उदाहरण, जल में शर्करा, चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। देखिए समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, हम लोग समझते हैं इसको। जब दो पदार्थ को मिलाते हैं और वो आपस में पूरी तरह से मिल जाए और उसमें हमको अंतर पता नहीं चले। जैसे अगर हम बोलें कि कोई गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है, गिलास में पानी भरा हुआ है और उसमें मैंने चीनी को घोल दिया। उसमें मैंने क्या किया? चीनी को घोल दिया। किसको घोल दिया? चीनी को। तो चीनी क्या हुआ, जब पानी में घुलता है तो वो हमको पता नहीं चलता है कि चीनी में पानी घुला हुआ भी है, वो पूरी तरह से उसमें घुल जाता है। तो ये एक समांगी मिश्रण हुआ। यानी समांगी मिश्रण में जो है पूरी तरीके से वो जो भी होता है विलय, वो पूरी तरह से घुल जाता है और पूरे पानी में एक समान उसका संघटन होता है। यानी कि अगर हम यहाँ से या यहाँ से, यानी किसी भी जगह से अगर यहाँ से भाई यहाँ से किसी भी जगह से अगर पानी को हम देखें तो पूरे पानी में एक समान वो चीनी घुला हुआ मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा छोटे छोटे बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संघटन नहीं होता है। देखिए अब फिर हम लोग समझते हैं, मान लीजिए गिलास में जल है, ये गिलास में जल है और इसमें हम लोग क्या करते हैं? बालू को घोलते हैं। हम लोग क्या, कौन चीज़ को घोलते हैं? बालू को। तो बालू इसमें नहीं घुलेगा, इसमें बालू नहीं घुलेगा और जहाँ तहाँ बालू क्या होता है, इसमें हमको निक्षेपित हर जगह पड़ा हुआ मिलता है। ये बालू नहीं घुल रहा है तो ये हो गया विसमांगी मिश्रण। ये हमको साफ पता चल रहा है कि इसमें बालू मिला हुआ है। और बोल रहा है कि विसमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक संघटन नहीं होता है, यानी कि बालू सब नीचे बैठ जाएगा और ऊपर हम लोग को पानी शुद्ध प्राप्त, मैंने थोड़ा शुद्ध पानी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बालू की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पे ना के बराबर है ऊपर में। तो ये क्या हो गया? विसमांगी मिश्रण पूरे द्रव्यमान में एक साथ फैला हुआ नहीं होता है। उदाहरण, शक्कर यानी चीनी और बालू का मिश्रण। जब चीनी और बालू को मिला देंगे तो क्या होगा? ये पूरी तरह से नहीं मिलेगा और हमको साफ साफ पता चल जाएगा कि इसमें बालू और चीनी मिला हुआ है। यह एक विसमांगी मिश्रण है क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होगा। द्रवों में ठोसों के निलंबन भी विसमांगी मिश्रण है। यानी द्रव में कुछ कुछ अगर हम ठोस को घोल देंगे और वो पूरी तरह से उसमें नहीं घुलेगा, जैसे बताए थे ना अभी पानी में बालू जब घोल देंगे तो वो भी क्या होता है? वो भी विसमांगी मिश्रण ही होता है। उसके बाद फिर अब हम लोग समझते हैं विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लोग आपस में मिला देंगे और वो समांगी मिश्रण होगा तब उसे हम लोग विलयन कहते हैं। जैसे नींबू जल, सोडा जल, ये सब क्या है? विलयन का उदाहरण है। यानी नींबू और पानी का जो विलयन, मैंने जो शरबत होता है वो एक प्रकार का विलयन हो गया। सोडा जल जो हो गया वो सब विलयन हुआ। ये सब विलयन के उदाहरण है। किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। कोई भी विलयन को दो भाग में बांटा जाता है, एक हो गया विलेय और एक हो गया विलायक। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उससे विलायक कहते हैं। इसको हम लोग देसी भाषा में समझते हैं तो जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो उससे हम लोग विलायक बोलेंगे और जो कम मात्रा में हो उससे हम लोग विलेय कहेंगे। जैसे अगर हम लोग चीनी और पानी को देखें तो पानी ज़्यादा होता है और चीनी कम होता है, तो पानी हो गया विलायक और पानी क्या हो गया, और चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। विलेय को हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं विलेय को? हम लोग सोल्यूट। और विलायक को हम लोग बोलते हैं सोलवेंट। तो जो घुलने वाला पदार्थ होता है उसको विलेय बोलते हैं, जिसमें घुलता है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। जैसे पानी और चीनी का अगर कोई विलयन है तो उसमें चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया और पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। अब हम लोग विलयन के प्रकार देखते हैं। विलयन को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं: वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। अब इसके बारे में समझते हैं, इसमें क्या अंतर है तीनों में। वास्तविक विलयन का जो होता है कण,
वास्तविक विलयन में जो विलेय का कण होता है वो आकार में बहुत छोटा होता है, जैसे 10⁻⁹ यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। उसके बाद कोलाइडल विलयन में क्या होता है, विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। और निलंबन में क्या होता है, कणों का आकार बड़ा होता है, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर से क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। अब उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ कि विलेय वास्तविक विलयन में विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, और कोलाइडल विलयन में कणों को हम लोग नंगी आंखों से इसको भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको देख सकते हैं। और निलंबन में क्या है, नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे इसका क्या नाम है, वास्तविक विलयन का। वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। कोलाइडल विलयन समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विसमांगी होता है, और इसे हम लोग और ये निलंबन भी विसमांगी होता है। वास्तविक विलयन छानन विधि के द्वारा इसके कण को हम लोग पृथक नहीं कर सकते हैं, और कोलाइडल विलयन को हम लोग इसको भी अलग नहीं कर सकते हैं, और निलंबन को छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, कोलाइडल विलयन अपारदर्शी होता है, और निलंबन पारभासी होता है। वास्तविक विलयन स्थिर विलयन यानी अस्थायी रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, और इसमें क्या नाम है, कोलाइडल विलयन भी अस्थायी विलयन होते हैं, और लेकिन निलंबन जो होता है वो अस्थायी विलयन, विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। कोलाइडल विलयन में टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, और निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई वो नहीं दिखाई, दोनों अवस्था हो सकती है, यानी कि दोनों अवस्था होता है, इसमें दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं वास्तविक विलयन के छन्ना कागज़ में आर पार निकल जाते हैं, उदाहरण के लिए चीनी और पानी। और इधर हो गया हम लोग को कोलाइडल विलयन जो होता है ना, निलंबन के कण छन्ना कागज़ से पार नहीं निकल सकते हैं, जैसे दूध और रक्त। उसके बाद फिर निलंबन में क्या है कि कोलाइडलों से कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं, जैसे रेत, बालू, सब पानी में से आर पार क्या होते हैं, बहुत हद तक निकल जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। द्रव को जब हम लोग गैस में घोलते हैं तब वो जो है एरोसोल बनता है, इसका उदाहरण हो गया धुंध, बादल। ठोस को जब हम लोग गैस में घोलते हैं तो ये भी एरोसोल बनता है, माने एरोसोल प्रकार का ये हो गया ये कोलाइडल विलयन, इसका उदाहरण हो गया धुआं। उसी प्रकार से गैस को जब हम लोग द्रव में घोलते हैं तो ये फोम या झाग टाइप का ये झाग बनता है, इसको हम लोग शेविंग क्रीम वगैरह में उसका उपयोग होता है। द्रव को जब हम लोग द्रव में घोलते हैं तो इसको बोलते हैं इमल्सन, ये दूध हो गया, चेहरा क्रीम हो गया, दरवाज़ा का पेंट वगैरह हो गया, ये सब इसका उदाहरण हो गया। ठोस को जब हम लोग द्रव में घोलते हैं तो सोल बोलते हैं इसको, ये बालू हो गया, गोबर हो गया, इसका उदाहरण। गैस को जब हम लोग ठोस में घोलते हैं तो फोम या झाग बनता है, इसका उदाहरण हो गया झाग, रबर, स्पंज। द्रव को जब हम लोग ठोस में घोलते हैं तो जेली बनता है, इसका उदाहरण हो गया जेली, पनीर। इसके बाद फिर ठोस को जब हम लोग द्रव में घोलते हैं तो ठोस सोल बनता है, जिसको हम लोग रंगीन दूध बोलते हैं, इसका उदाहरण हो गया रंगीन, रत्न, कांच। तो यही सब है, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा चूँकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं गैस कोलाइड विलयन नहीं है, यह मिश्रण है, यानी गैस में गैस को अगर हम लोग घोलेंगे ये कोई कोलाइडल विलयन प्राप्त नहीं होगा हमें। ये क्या है, ये एक प्रकार का मिश्रण है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब है विलयन की सांद्रता। अब ये क्या होता है, विलयन की सांद्रता क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। विलयन की सांद्रता, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा अगर हम लोग द्रव्यमान देखें
तो विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुना 100। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला कि बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुना 100। इसके बाद बिलियन के आयतन प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुना 100। ये भी याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग ये वीडियो काफ़ी लंबा है, इसीलिए अब हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले पार्ट में मिश्रण को पृथक करने का जो विधि होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाइएगा तब ना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।